आप सबका आप सबको बहुत नमस्कार और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग सब जुड़े हैं इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। जो भी मैं थोड़ा बहुत रख सकूं वो मैं रखने की कोशिश करूंगी, क्योंकि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बहुत विस्तृत भी है और इस पर काफ़ी गहरे अध्ययन की ज़रूरत भी है। मैं इसको केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार कर रहा है, मैं उस तक अपनी बात को सीमित नहीं रखूँगी, क्योंकि इसको इस तरह से सीमित रखने के बाद ऐसा लगेगा कि अगर ये हट गए या अगर चुनाव में इनको हरा दिया गया, तो फिर ये जो समस्या है, जिस तरह से ये लोग हिंसा करने पर उतर आते हैं और बहुत बर्बर किस्म की हिंसा करते हैं, तो ऐसा लगेगा कि ये समस्या उनके जाने के बाद समाप्त हो जाएगी, जबकि ये बात सही नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो हिंसा है और ख़ास तौर से एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों के ऊपर हिंसा, वो एक बिल्कुल अलग अ, चीज़ है। वैसे मतलब किसी की दुश्मनी होती है, मारपीट हो जाती है, हत्या हो जाती है, किसी लालच के लिए हत्या हो जाती है, तो वो एक अलग तरह की हिंसा है, जिसके पीछे वो चाहे जितना मतलब बड़ा अपराध हो, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, वो कम से कम समझ में आते हैं। और वो ज़्यादातर इस तरह की हिंसा होती है, जिसको कानूनी तौर तरीकों से सज़ा भी दी जाती है। लेकिन ये जो हिंसा एक तरह से सामुदायिक हिंसा है, एक समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काई जाती है और लोग ऐसे लोगों के खिलाफ जिनको वो जानते भी नहीं हैं, उनको मारने और बहुत ही क्रूरता के साथ मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, उनको समझने की थोड़ी ज़रूरत है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि हाँ, ये हिंसा इस तरह की अल्पसंख्यकों के खिलाफ होती है, ये बिल्कुल बात सही है। लेकिन इसी तरह की हिंसा महिलाओं के खिलाफ भी होती है। घरेलू हिंसा को आप रहने दीजिए, जहाँ पर आप कह सकते हैं कि जिस महिला के साथ हिंसा हो रही है, वो परिवार के लोगों के जान-पहचान की होती है और वो वो जानबूझ जानबूझ करके करके उसको उसको चिन्हित करके उसके साथ हिंसा करते हैं। लेकिन एक आम हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है, जिसको करने में लोग बिल्कुल हिचकिचाते ही नहीं हैं, जिनको वो जानते नहीं हैं, उनको भी वो बहुत आराम से और आसानी से हिंसा का शिकार बना देते हैं। इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो अल्पसंख्यक, महिलाएँ और हमारे समाज के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था के तहत जो सबसे ज़्यादा दबे-कुचले और निचले स्तर पर माने जाने वाले लोग हैं, यानी कि दलित और कुछ हद तक आदिवासी, उनके साथ भी इसी तरह की हिंसा होती है, जो हज़ारों साल से हो रही है। मतलब एक तो होता है कि वो जान-पहचान अ, हिंसा करने वाले और जिससे की जान-पहचान होती है। जैसे कि कोई ज़मींदार हो और उसकी ज़मीन पर काम करने वाले मतलब भूमिहीन मज़दूर हों। लेकिन इसके अलावा कोई दलित है, इसके लिए ही उसके ऊपर हिंसा बरसाई जाती है, बड़ी क्रूरता के साथ वो हिंसा का शिकार बनाया जाता है। तो ये भी एक उसी तरह की हिंसा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब हम इस पर आते हैं कि आखिर इस तरह की हिंसा क्यों होती है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगी कि आप ये भी सोचें कि ये हिंसा एक शोषण पर आधारित समाज में ही संभव है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? शोषण पर आधारित समाज का मतलब केवल पूंजीवादी समाज नहीं है, इसके पहले का सामंती समाज भी है और उसके पहले जो एक गुलामी प्रथा पर आधारित समाज था, वो भी है। तो एक तरह से जो शोषित तबके हैं, उनके ऊपर होने वाली ये सामुदायिक हिंसा जो लगातार होती रही है, यानी दलितों पर और अल्पसंख्यक तो शायद बाद में आए, लेकिन उन पर और महिलाओं पर,
तो इसके पीछे शोषण करने वालों की ये मंशा भी रहती है। एक तरफ तो वो अपने शोषण के शिकार लोगों से अति शोषण उनका करना चाहते हैं, यानी अतिरिक्त शोषण करना चाहते हैं। तो इसलिए वो उनको भयभीत करके, आतंकित करके अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने लायक ही नहीं छोड़ना चाहते। एक तो ये बात है। और दूसरी तरफ वो शोषितों को भी विभाजित करना चाहते हैं और इसलिए वो समुदायों के खिलाफ नफरत पैदा करते हैं ताकि शोषित जनता के हिस्से भी आपस में एकताबद्ध होकर के मिल करके अपने अधिकारों के लिए न लड़ें और शोषण करने वालों के खिलाफ एकताबद्ध होकर के न लड़ें। तो ये बात अगर हम अमेरिका के इतिहास को देखें तो वहाँ जो गुलामी प्रथा थी और उस गुलामी प्रथा के परिणाम स्वरूप जो एक ऐसा मजदूर वर्ग मतलब गुलामी प्रथा को तथाकथित रूप से जब खत्म भी कर दिया गया, उसके बाद भी जो मजदूर वर्ग पैदा हुआ अमेरिका में, वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ श्वेत मजदूर थे और दूसरी तरफ अश्वेत यानी काले मजदूर थे। और हालांकि उनका वर्ग एक था और उनके वर्ग हित एक थे, लेकिन वो जो एक हिंसा के लिए श्वेतों को प्रेरित करने की परंपरा चली आ रही थी, जिसके चलते वो मतलब जिसको कहना चाहिए, ऐसा शब्द नहीं ढूंढ पा रहे, स्वाभाविक रूप से अश्वेत लोगों को दुश्मन के रूप में, नीच के रूप में देखते थे और उनको हिंसा के शिकार के रूप में देखते थे। तो वो जो विभाजन था वो बना रहा और निश्चित रूप से जो अश्वेत लोग थे उनके लिए भी इसको महसूस करना कि ये जो श्वेत मजदूर हैं वो उनके वर्गीय भाई हैं, उनको उनके साथ एकता बनानी चाहिए। इसको इस चेतना को पैदा करना भी एक तरह से बहुत मुश्किल कहिए या करीब करीब असंभव कहिए। तो ये जो नफरत और हिंसा उकसाने और भड़काने वाली बातें हैं, हमको हमेशा देखना पड़ेगा कि इससे फायदा किसको पहुंचता है, क्योंकि किसी न किसी को फायदा पहुंचता ही है। ये सोचना कि नहीं ये तो स्वभाव में ही है, ऐसा तो होता ही रहता है और होता ही रहेगा, ये बिल्कुल बेकार की बात है। ये जानबूझ करके इस तरह की नफरत की भावना पैदा की जाती है और इस तरह की सामुदायिक हिंसा भड़काई जाती है। इसके पीछे वर्ग हित होते हैं कि जो शोषक वर्ग है वो एक तरफ तो अपने शोषण के शिकार जो विशेष समुदाय हैं जैसे कि अश्वेत मजदूर, उनका अतिरिक्त शोषण करता है। और ये हमने अमेरिका के अंदर देखा कि अश्वेत मजदूरों से अधिक शोषण करके अधिक मुनाफा पैदा किया जाता था और दूसरी तरफ उनका और श्वेत मजदूरों के बीच में जबरदस्त विभाजन पैदा करके उनकी एकता कभी बन नहीं पाती थी। और इसलिए ये लगातार देखा गया कि श्वेत मजदूर भी अश्वेत मजदूरों को दुश्मन के रूप में देखते थे और जब हड़ताल होती थी और जो संगठित मजदूर थे वो अधिकतर श्वेत मजदूर थे, तो जब वो हड़ताल करते थे तो अक्सर अश्वेत मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता था उन हड़तालों को तोड़ने के लिए और फिर ये नफरत और भी ज्यादा बढ़ाई जाती थी, इसको और भी स्थिरता, स्थायित्व दिया जाता था। तो हमको अपने देश में भी देखने की जरूरत है कि आखिर इस तरह की हिंसा और इस तरह की नफरत के पीछे किसका फायदा हो रहा है। अब हम पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप पूंजीवादी युग में आए तो आप एक बहुत बड़ी विडंबना देखेंगे कि हमारे देश में 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो एक संविधान हमने स्वीकार किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित ये संविधान था जिसको समानता के आधार पर बनाया गया और जिसमें समानता के सिद्धांतों को करीब करीब हर पन्ने पर दर्ज करने की कोशिश की गई। इस संविधान में मतलब धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही और समानता, इन चीज़ों पर जोर दिया गया और ये कहा गया कि सब लोग बराबर हैं।
महिला पुरुष भी बराबर हैं, हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ बराबर हैं, हर धर्म के लोग भी बराबर के नागरिक हैं। तो आज हमको सोचना होगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 से बनी है। तो क्या कारण है कि 1947 से लेकर के 2014 तक भी ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में मौजूद थीं, जिनके चलते ये विभिन्न समुदाय, अल्पसंख्यक, दलित समुदाय और महिलाओं के खिलाफ एक तरह की नफरत, एक तरह का मतलब जिसको कहना चाहिए दुश्मनी की भावना और हिंसा बहुत जल्दी भड़काई जा सकती थी इनके खिलाफ। तो ऐसा क्यों? तो निश्चित तौर पर हमारे देश में जो पूंजीपति वर्ग है, और हम ये भी जानते हैं कि सामंतवाद का भी खात्मा हमारे देश में नहीं हुआ आज़ादी के साथ। तो हमारे देश के ये जो शासक वर्ग हैं, बड़ा पूंजीपति वर्ग और सामंत वर्ग, बड़े जमींदार, इनके हित में तो ये था ही कि एक तो दलित समुदाय के लोग, और इसमें दलित महिलाओं को भी हम विशेष रूप से समझेंगे, उनके साथ होने वाला जो उत्पीड़न है और शोषण है, कि ये भी इनके साथ यौन उत्पीड़न के साथ साथ इनका आर्थिक शोषण मजदूर के रूप में भी बहुत जबरदस्त होता है। आज भी अगर आप देखें तो हमारे देश में खेतों पर काम करने वाले दलितों में महिला दलित की ज्यादा संख्या है, मनरेगा में इनकी बड़ी संख्या है। जो हमारे स्कीम वर्कर्स हैं उनमें पिछड़ी जात और दलित जात की महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या है, मतलब इनका बहुमत है। तो इनका जब जातीय उत्पीड़न होगा, जब इनको हमेशा हिंसा का डर दिखा करके दबाया जाएगा, आतंकित रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से इनका शोषण और दोहन भी अधिक होगा, क्योंकि ये अपनी मांगों के लिए उस तरह से लड़ने में एक तरह से उनको बहुत समय लगेगा दूसरे लोगों के मुकाबले। तो एक तो ये कि हमारे देश में जो शोषक वर्ग हैं उनके हित में है इन अल्पसंख्यकों को, दलितों को और महिलाओं को आतंकित रखना, उनको हमेशा हिंसा से भयभीत रखना और हमेशा लोगों को बहुत आसानी से उनके खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल करने के लिए भड़काने की गुंजाइश, उसकी संभावना समाज के अंदर बने रहना, ये पूंजीपति वर्ग और हमारे जमींदार वर्ग को निश्चित रूप से बहुत फायदा पहुंचाता है। और इससे केवल इनको शोषण का शिकार ही नहीं बनाया जा सकता, बल्कि तमाम मजदूर वर्ग जो है, समस्त मजदूर वर्ग, उसको विभाजित रख के उसकी एकता को मतलब छिन्न भिन्न करके उसकी जो लड़ने की ताकत है उसको भी बहुत कम किया जाता है। इस तरह से इनको विभाजित और नफरत के आधार पर हिंसा, एक तरफ से हिंसक बनाना और दूसरी तरफ हिंसा का शिकार बनाना, इससे जो शोषक वर्ग हैं उनको बहुत बड़ा फायदा पहुंचता है। और इसके साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि हमारे देश में एक समाज व्यवस्था और भी है, मतलब पूंजीवादी सामंतवादी अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारे देश में एक समाज के अंदर एक प्रणाली और बहुत पुराने जमाने से ही मौजूद है, और वो है वर्ण व्यवस्था। और इस वर्ण व्यवस्था के चलते जो तथाकथित सवर्ण वर्ग, सवर्ण जातियां हैं, जो मतलब द्विज जातियां हैं, इनके अंदर अपने वर्चस्व को लेकर के बहुत जबरदस्त भावनाएं सदियों से भरी गई हैं। तो वो अपने इस वर्चस्व को हर हालत में बनाए रखना चाहते हैं, और इस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए निश्चित तौर पर वो जो समाज में उनसे निचले दर्जे पर समझे गए हैं, अति पिछड़े और दलित और आदिवासी, तो ये जो सवर्ण हैं भले मजदूर हों, लेकिन उनके अंदर जो सवर्ण होने की पहचान है
वो उनको प्रेरित करता है कि वो अपने जातीय वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जो नीचे स्तर की जातियां हैं उनके साथ वो घृणा भी करे, उनको आतंकित भी रखे और बहुत आसानी से उनके ऊपर हिंसा करने के लिए प्रेरित हो जाएं, उकसा दिए जाएं। तो इससे क्या होता है, एक तरफ तो ये जो एक बहुत ही शोषण पर आधारित व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, ये तमाम कोशिशों के बावजूद अभी भी पूरी मजबूती के साथ हमारे समाज में मौजूद है। और मतलब संविधान बन गया, तमाम नागरिकों को अधिकार मिल गया, लेकिन वर्ण व्यवस्था कहीं से भी कमजोर नहीं हुई है, वो बनी हुई है, वो बिल्कुल उसका स्थायित्व बना हुआ है। और इसका फायदा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका फायदा किसको होता है? जो शोषण करने वाले वर्ग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि वो जो कामकाजी वर्ग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, जो मतलब किसान वर्ग है, उसको विभाजित कर, गरीब किसान और खेतीहर मजदूर, उनको विभाजित करने में उनको बहुत आसानी मिलती है और उनके ऊपर हिंसा करके उनको आतंकित करने में बहुत आसानी मिलती है। और यहाँ पर आपको ये नोट करने के लिए बात है कि वो खुद हिंसा नहीं करते, बहुत कम होता है कि पूंजीपति या जमींदार तो खैर करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर हिंसा करने के लिए जो मजदूर वर्ग के ही मतलब सवर्ण मजदूर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो बहुसंख्यक मजदूर हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के खिलाफ पुरुषों का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको समझना है कि इससे नुकसान किसका होता है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हम जब पूछते हैं लोगों से, भाई इससे नुकसान किसको होता है, तो लोग बड़े आराम से जवाब दे देते हैं, भाई नुकसान तो अल्पसंख्यकों का होता है, दलितों का होता है, महिलाओं का होता है। लेकिन ये आधी कहानी है, ये आधी तस्वीर है। हमको ये जो समझने वाली बात है और लोगों को समझाने वाली बात है वो ये है कि इनको तो नुकसान होता ही होता है और हो सकता है इनको अधिक नुकसान होता है, लेकिन जो उन्हीं के वर्ग के यानी मजदूर वर्ग के, छोटे किसान वर्ग के, गरीब किसान वर्ग के, जो सवर्ण हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनका भी नुकसान होता है, क्योंकि वर्गीय विभाजन से उनका शोषण भी बना रहता है और शोषण के खिलाफ लड़ने की उनकी ताकत बहुत कमजोर हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इन चीजों का के बहुत उदाहरण आप खुद भी खोज के बहुत जल्दी निकाल लेंगे और मैं भी बाद में रखने की कोशिश करूंगी। अब हमको जो आगे देखने और समझने की बात है वो ये कि हाँ, इस तरह का विभाजन करने का काम, इस तरह का कुछ समुदायों को चिन्हित करके उनको अपने अति शोषण और हिंसा का शिकार बनाने का काम और उन्हीं के वर्गीय बंधुओं द्वारा इस हिंसा को करवाने का काम तो मतलब जाति आधार पर तो और वर्गीय आधार पर बहुत जमाने से चला आ रहा है। हमारे देश में आजादी के बाद से लेकर के आज तक हम इसको लगातार देख रहे हैं। आप याद कीजिए कि 1900 मेरे ख्याल से 69 में, शायद 69 या 70 में जो दलित खेतिहर मजदूरों के ऊपर सबसे भीषण और दर्दनाक हमला हुआ था, वो तो आप समझिए जब डीएमके की नई नई सरकार बनी थी 67 में, 67 में तमिलनाडु में और दिल्ली में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भाजपा की सरकार का तो किसी ने सपना भी नहीं देखा था, लेकिन 68 में, 68 या 69 में सबसे क्रूर हमला दलित खेतिहर मजदूरों पर हुआ, जब 44 दलित मजदूर, महिला मजदूर और उनके बच्चे एक झोपड़ी में बाहर से बंद कर दिए गए और उस झोपड़ी में आग लगा करके उनको जिंदा जला दिया गया। यही नहीं, उसके बाद क्या हुआ, जो दलित खेतिहर मजदूर अपने वेतन
को बढ़ाने की लड़ाई लाल झंडे के साथ लड़ रहे थे, उनको जेल भेजा गया, उनमें से 2 को मार डाला गया और जो जमींदार जिम्मेदार थे इस भीषण नरसंहार के लिए, उनको अदालतों ने छोड़ दिया ये कह करके कि इतने बड़े लोग, इतने मतलब इतने मतलब जो है सुशिक्षित और सभ्य लोग ऐसा काम तो कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनको बरी कर दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि इस तरह के भीषण हिंसा की घटनाएं, भीषण नफरत का इजहार, ये केवल भाजपा की सरकार के बनने के बाद हमारे देश में देखने को नहीं मिला है। ये वर्गीय समाज का एक हिस्सा है और हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था समाज के ऊपर छाई हुई है, उसकी वजह से इस विभाजन और इस हिंसा और इस नफरत को और भी ज्यादा ताकतवर हमारे समाज में बनाया गया है। तो अब हम आते हैं भाजपा सरकार बनने के बाद क्या विशेषताएं हम देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बाकी जो सरकारें हमारे देश में थी और आज भी हैं, वाम सरकारों को छोड़ करके, हाँ, ये सरकारें पूंजीवाद के प्रति समर्पित हैं, पूंजीपतियों के हित में चलती हैं, जमींदारों के हित में भी चलती हैं, इसलिए ये भी विभाजन का इस्तेमाल करती हैं, ये भी नफरत और हिंसा की इस्तेमाल करती हैं, ये भी लोगों को समय समय पर दूसरों के खिलाफ उकसाती हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में सबसे भीषण दंगे जो हुए, सांप्रदायिक दंगे, वो तो कांग्रेस के जमाने में हुए, जो जिसमें हजारों मतलब मुसलमान नरसंहार के शिकार बने, सरदार नरसंहार के शिकार बने। तो ये हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों में एक बुनियादी अंतर है। वो अंतर क्या है? वो अंतर ये है कि बाकी जितने राजनीतिक दल हैं हमारे देश में, वो कम से कम संविधान को मानते हैं, वो संविधान के प्रति कम या अधिक निष्ठा रखते हैं। और ये सारे जो राजनीतिक दल हैं, इनके जो पूर्वज थे, उनका कोई न कोई आज़ादी के आंदोलन में उनकी कोई न कोई भूमिका रही है। कहीं न कहीं वो उस आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। तमाम राजनीतिक दलों के आप इतिहास में चले जाइए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उससे पैदा और तमाम पार्टियां हों, चाहे समाजवादी तमाम पार्टियां हों, और कम्युनिस्ट तो खैर थे ही, ये सब के सब स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ कहीं न कहीं किसी रूप में जुड़े हुए थे। तो उसके जो मूल्य थे, उसके साथ भी कहीं न कहीं उनके अंदर कुछ निष्ठा थी, उनके अंदर कुछ प्रतिबद्धता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आरएसएस द्वारा संचालित एक राजनीतिक दल है। आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ और उसने कभी भी स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ा नहीं। यही नहीं, उन्होंने लोगों से कहा कि ये आंदोलन बेकार है, ये बेवकूफ़ी, इसके साथ तो जुड़ना ही नहीं चाहिए। अंग्रेज़ों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे दुश्मन तो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, कम्युनिस्ट हैं और दलित हैं। ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि शुरू से ही आरएसएस ने दलितों को भी अपनी हिंसा के लिए और अपने हमलों के लिए चिन्हित किया। नागपुर, जहां आरएसएस का जन्म हुआ, ये संयोग नहीं, वो दलित राजनीति और डॉक्टर अंबेडकर के मतलब पूरे जीवन और उनके सिद्धांतों का एक बहुत बड़ा गढ़ था। और आरएसएस ने सबसे पहले हमला जो किया वो उन दलित नौजवानों के ऊपर किया जो लाठियां लेकर के दलितों की सुरक्षा में जुटते थे जब उनके घरों पर सवर्णों द्वारा हमला होता था। तो आरएसएस जन्म से ही इन समुदायों के खिलाफ बहुत खुल कर के रही है और उसने कभी भी भारत के संविधान को भी नहीं माना।
आप लोग सब जानते हैं कि 1949 और 50 में आरएसएस के नेताओं ने खुलकर के कहा कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हमारे लिए तो मनुस्मृति ही संविधान है और उसी को संविधान के रूप में इस देश में माना जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए। अब मनुस्मृति तो उसी वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखने का एक शास्त्र है और शास्त्रों में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और उसके बारे में मुझे ज्यादा तफसील से बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग सब जानते हैं कि वो वर्ण व्यवस्था और उसके साथ साथ वर्गीय शोषण दोनों को ही बहुत ही क्रूर रूप में बनाए रखने के लिए एक शास्त्रीय आधार तैयार कर चुका है, जिसको इस्तेमाल करके जो शासक वर्ग है वो अपनी क्रूरता और अपने शोषण पर एक नैतिक पर्दा डालने का काम करते हैं, एक धार्मिक पर्दा डालने का काम करते हैं कि ये तो हमारा धर्म कहता है कि हमको जाति उत्पीड़न करना चाहिए, हमको वर्ण व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और जो कामकाजी वर्ण हैं जिनको हम वर्ग कहते हैं उनके शोषण को हमें बनाए रखना चाहिए, ये हमारा धार्मिक कर्तव्य है। तो इससे निश्चित तौर पर एक बिल्कुल अलग तरह का शोषण, एक बिल्कुल अलग तरह की हिंसा की संभावना समाज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वही हम लोग पिछले 6-7 सालों से देख रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग सब जानते हैं कि जब भी दंगे होते थे तो जो भी जांच आयोग बाद में बैठती थी वो दंगों में हिंसा के लिए आरएसएस को ही जिम्मेदार ठहराती थी। वो चाहे जबलपुर का दंगा हो, भिवंडी का दंगा हो, कोई भी दंगा हो। जो सिखों के खिलाफ दंगे हुए उसमें तो उनका नाम ज्यादा नहीं आया, लेकिन अगर नानाजी देशमुख की बातों को आप याद करें तो नानाजी देशमुख ने भी कहा कि सिखों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि सिख आज कह रहे हैं कि हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनको सबक सिखाने की जरूरत है। तो हिंसा का वो हिस्सा रहे, लेकिन सरकार पर कब्जा करने के बाद और राज्य सरकारों पर कब्जा करने के बाद उनको पूरा मौका मिला 3 काम करने के लिए और ये 3 काम बहुत आवश्यक थे। आज की जो हिंसात्मक घटनाएं हैं उनको संभव बनाने के लिए और उनको आगे और भी ज्यादा भीषण रूप देने के लिए। वो 3 काम क्या है? एक तो आप जानते हैं कि हमारे समाज के अंदर ये जो आपसी नफरत है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नफरत है, ये हम महिलाओं के खिलाफ जो दुर्भावनाएं हैं, अब नफरत ही कहेंगे, नफरत भी कह सकते हैं, और दलितों के खिलाफ। तो इसके लिए एक सैद्धांतिक जमीन भी लगातार पैदा की गई है। मनुस्मृति जैसे शास्त्रों के माध्यम से हमारे जो मतलब धार्मिक ग्रंथ हैं उनके माध्यम से हमारे यहाँ जो लगातार जिसका पाठ होता है, मतलब अखंड रामायण और महाभारत, ये सब जातिवाद और महिलाओं से घृणा से भरे हुए हैं। अब निश्चित तौर पर उस जमाने में तो मुसलमान थे नहीं, लेकिन तो मुसलमानों की बात उसमें नहीं है, लेकिन उसके बाद से जो कुछ लिखा गया है और जो कुछ कहा गया है उसमें तो म्लेच्छों के खिलाफ भी नफरत और उनके ऊपर हिंसा भड़काने की बातें कही गई हैं। तो ये एक विचारधारात्मक जमीन सालों से तैयार की जा रही है और उसको मतलब जिसको कहना चाहिए खाद और पानी लगातार दिया जा रहा है। हमारे जो पाठ्यक्रम के पुस्तक हैं, हम जिस तरह से इतिहास को बताते हैं, और ये भाजपा के आने के बाद ही नहीं, भाजपा के आने से पहले भी जो स्कूलों में सिखाया जाता था और जो मास्टर और शिक्षक बहुत बड़े पैमाने पर सिखाते थे, जिस तरह से इतिहास वो पढ़ाते थे, वो दुर्भावनाओं से भरा हुआ इतिहास था। वो समाज शास्त्र जो सिखाते थे वो दुर्भावनाओं से भरा हुआ था।
मतलब जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी और दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह से इतिहास को पढ़ाया जाता था, वो सब एक ये जो विचारधारात्मक ज़मीन है नफ़रत और हिंसा के लिए, उसको जैसा मैंने कहा, उसको लगातार खाद और पानी देने का काम करता था। मुझे याद है कि एक बार हम लोगों की बातचीत इतिहास के बारे में हो रही थी, तो ये बात कहा गया, हमने भी कहा कि जो इतिहास पीजी लेवल पर उच्च शिक्षा में पढ़ाया जाता है, उसमें तो बहुत सारे मतलब अच्छी किताबें और रोमिला थापर, इरफान हबीब इनकी किताबें सिखाई जाती हैं। लेकिन जो प्राइमरी स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर जो किताबें हैं, बहुत सारी उन किताबों को तो आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित लोगों ने ही लिखी हैं। और अगर आप ये जाकर के देखें कि जो हमारे मतलब ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं जहाँ लोग जाते हैं, अगर आप देखें कि वहाँ जो गाइड का काम करते हैं, वो लोगों को कौन सा इतिहास बता रहे हैं, तो वो तो केवल दुर्भावनाओं के अलावा, नफरत के अलावा, यानी झूठे इतिहास के अलावा कुछ लोगों को बता ही नहीं रहे, क्योंकि उनके दिमाग में यही सारी बातें भरी गई हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि शोषक वर्ग तो चाहता ही है विभाजन रहे, आपस में नफरत रहे, हिंसा आसानी से भड़काई जा सके, वर्गीय मतलब वर्गीय पहचान हमेशा घटती रहे, तो ये तो वो चाहते हैं। और इसलिए ये जो ज़मीन तैयार की गई है और जिसको खाद पानी दिया गया है, इसको भी वो चाहते हैं कि ये बना रहे। ये तो एक आम बात है, लेकिन निश्चित रूप से इन सारे कामों को और भी ज़्यादा मतलब जिसको कहना चाहिए निष्ठा के साथ संघ परिवार के लोगों ने किया है। और जब सरकारों में वो आए और सरकारें उनके हाथ में आ गई, तो उन्होंने सरकारों का इस्तेमाल इन कामों को और भी ज़्यादा मतलब शिद्दत के साथ करने के लिए किया। सारे पाठ्यक्रम की पुस्तकों को वो बदल रहे हैं, शिक्षा नीति को वो बदल रहे हैं, तमाम जो संस्थाएं हैं उनको वो बिल्कुल अंदर से खोखला बना रहे हैं, तमाम जो आयोग हैं जो एससी एसटी और अल्पसंख्यक और महिलाओं के हितों की रक्षा को करने के लिए बनाए गए हैं, उनको वो अंदर से बिल्कुल खोखला और कमज़ोर बना रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उस पर मतलब अब तो बिल्कुल उन्होंने खुल करके एक ऐसे न्यायाधीश को वहाँ बिठा दिया है जिसका इतिहास ही ह्यूमन राइट्स के विरोध में ही लड़ते हुए देखा जा सकता है। तो ये सारे काम तो उन्होंने किए हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो प्रचार है उसको बहुत उत्तेजनात्मक रूप दे करके पूरी तरह से चारों तरफ प्रसारित करने का काम किया है। और उनके इस प्रचार में खुलेआम हिंसा को भड़काया जाता है, हिंसा करवाई जाती है। और जो तीसरा काम वो कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि उनकी तरफ से इस हिंसा को करने वाले लोगों को हिंसा करने की पूरी छूट दे दी गई है, उनको किसी तरह से दंडित नहीं किया जा रहा है। और वो कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, किसी की जान भी ले लें, पुलिस भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, न्यायपालिका भी उनके प्रति बहुत नर्म रवैया अपनाएगी। तो निश्चित रूप से उनके हौसले बुलंद होंगे और हर हिंसा की घटना 10 नई हिंसा की घटनाओं को पैदा करने का काम करेगा। ये क्रम हम लोग बहुत तेजी के साथ अपने देश में आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि इसके साथ साथ जो बड़ी बात है, जो मैं बार बार कहने की कोशिश करती हूँ, कि ये जो हिंसा का क्रम है, उकसाने का, करवाने का और फिर करने वालों को बचाने का, क्या इस क्रम से केवल
अल्पसंख्यक, महिलाएं और दलित ही निशाने पर हैं। क्या इन्हीं का नुकसान हो रहा है? ये बात सही है कि हाँ, इनका नुकसान हो रहा है। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बहुत बढ़ी है, बहुत सारे मारे गए हैं गाय के नाम पर, अंतरधार्मिक शादियों के नाम पर, और केवल चूंकि नफरत है इसलिए मारे गए हैं, जैसे दिल्ली दंगों में मारे गए थे। महिलाओं के ऊपर होने वाली हिंसा तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, बहुत क्रूर रूप अख्तियार कर रही है, और इनमें निश्चित तौर पर दलित महिलाओं पर सर्वाधिक हिंसा हो रही है। इसके साथ साथ दलितों पर होने वाली हिंसा भी, आपके मध्य प्रदेश में भी कितने मतलब उदाहरण रोज आ रहे हैं। सोचा भी नहीं जा सकता है कि किस किस तरह की हिंसा हो रही है। मतलब मजदूरी मांगने पर मार डालना, कानूनी संरक्षण को बचाए रखने के लिए अगर हड़ताल करते हैं तो मार डालना, अगर वो घोड़े पर चढ़ करके मतलब अपनी बारात के आगे चलते हैं तो उनको जलील करना, मार देना, अगर मंदिर के अंदर जाते हैं तो उनको मार देना। यानी एक के बाद एक हर तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं। अगर वो डॉक्टर अंबेडकर की प्रशंसा करते हुए कोई गीत गाते हैं या कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके ऊपर हिंसक हमला करना, तो तरह तरह की घटनाएं घट रही हैं, रोज घट रही हैं। तो हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पिछले 6 साल में मुसलमानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, उसमें खास तौर से दलित महिलाओं के खिलाफ और दलितों के खिलाफ होने वाली हिंसा, होने वाले हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ गए हैं। और ये भी हम देख रहे हैं कि हिंसा और हमला करने वाले लोगों के खिलाफ बहुत लचर कार्रवाई होती है। पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है, न्यायपालिकाएं भी कार्रवाई नहीं करती हैं। बहुत जल्दी अगर पकड़े जाते हैं तो जमानत हो जाती है और उनको छूट दे दी जाती है कि वो और हिंसा करें और ज्यादा कार्रवाइयों में लिप्त रहें। तो ये सब तो हम देख रहे हैं पिछले 6 साल में बहुत बढ़ा है। और जैसा कि मैंने कहा, अगर हम कहेंगे किसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से जवाब आएगा महिलाओं का, दलितों का और अल्पसंख्यकों का। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि क्या और किसी का नुकसान नहीं हुआ है? ये जो विभाजन मजदूर वर्ग के ही तमाम हिस्सों के बीच इतना ज्यादा गहरा कर दिया गया है कि हिंदू मजदूर मुसलमान मजदूर को, और जब मैं मजदूर की बात कर रही हूं तो सिर्फ जो कारखाने में काम करने नहीं, मैं एक वर्ग की बात कर रही हूं कि मजदूर वर्ग का जो हिंदू हिस्सा है वो मुसलमान हिस्से को अपना दुश्मन मानता है। अगर उसका कोई भी उत्पीड़न होता है, उसके ऊपर कोई भी हिंसा होती है तो वो उसके खिलाफ बोलता नहीं है, खड़ा नहीं होता है। एक तरह से वो उसमें भागीदार बन जाता है, उसको सही ठहराता है। इसी तरह से जो महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है, उनमें भी कितने बड़े पैमाने पर लोगों को शामिल किया जा रहा है, तरह तरह के लोगों को शामिल किया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ कितनी जबरदस्त नफरत और दुर्भावना लोगों के अंदर, पुरुषों के अंदर पैदा की जा रही है। और दलितों के खिलाफ, जो गैर दलित हैं, जो पिछड़ी जात के लोग हैं और जो सवर्ण जातियों के लोग हैं, उनके अंदर भी कितनी विभाजन की भावना और कितनी मतलब नफरत की भावना पैदा की जा रही है। लेकिन इस सबसे क्या ये हिस्से, यानी मजदूरों के हिंदू हिस्से, ये गैर दलित हिंदू जातियां और पुरुष, क्या इनके अधिकार इन 6 सालों में सुरक्षित रहे हैं? क्या इनका विकास हो रहा है? क्या इनको ये बात बहुत गहरे तरीके से समझा करके कि उनके जो असल दुश्मन हैं, महिलाएं, दलित और मुसलमान, उनको ठीक कर रही है सरकार, ये समझदारी उनके अंदर पैदा करके क्या उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जा रहा है? क्या उनका विकास हो रहा है? तो सच्चाई ये है
कि उनके अंदर ये नफरत, ये दुर्भावना और ये हिंसा करने की प्रेरणा भर करके उनको एक तरह से उनकी आंख पर पट्टी बांधा जा रहा है, ताकि उन पर होने वाले हमले के प्रति वो अंधे हो जाएं, बहरे हो जाएं, उसके खिलाफ उनके अंदर लड़ने की जो ताकत है वो कमजोर हो जाए। विभाजन की वजह से उनके अंदर जो लड़ने की चेतना है वो भी कुंद हो जाए। ये हमारे समाज के अंदर हुआ है। मैं जानती हूं, जब पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, जब सरकार कोई नया हमला आम जनता के ऊपर करती है, और जब कुछ पत्रकार घूमते हैं और लोगों के बीच में सवाल करते हैं कि सरकार ये जो कर रही है आपको कैसा लगता है, तो हाँ, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो कहते हैं ये गलत हो रहा है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि नहीं गलत तो है लेकिन सरकार ठीक है, प्रधानमंत्री ठीक है, अगर आप जा करके बाद में उनको पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं, तो वो दो बातें आपको जरूर कहेंगे। वो कहेंगे, एक, भाई जो भी हो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये सरकार कम से कम मुसलमानों को ठीक कर रही है और ये सरकार आरक्षण को भी खत्म कर रही है, खत्म करेगी। और जो ये दलित हैं जिनका बहुत दिमाग खराब हो गया है, ये जो नीच जाति के लोग हैं, उनको भी उनकी जगह दिखा रही है। ये बात लोग महसूस करते हैं बहुत बहुत ज्यादा, मतलब शिद्दत के साथ। और ये जो एहसास है वो उनको अपने ऊपर होने वाले हमले के प्रति अंधा और बहरा बना देता है। मैं आपको इसकी कई मिसाल दे सकती हूँ। 2019 के चुनाव के पहले हमारे जान पहचान के बीएसएनएल के एक अधिकारी थे, जो अपने कर्मचारियों के नेताओं को और कर्मचारियों को रोज अपने कार्यालय में बुला करके समझाते थे कि बीएसएनएल को बचाने के लिए आप भाजपा को वोट मत दीजिए। भाजपा की सरकार आएगी तो बीएसएनएल बचने वाला नहीं है। अपनी नौकरी को बचाने के लिए, बीएसएनएल को बचाने के लिए आप उनको वोट मत दीजिए। लेकिन वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते थे और बाद में उन्होंने स्वीकार किया उस अधिकारी के सामने कि उनमें उनका एक बड़ा हिस्सा 2019 में बीजेपी को वोट देने का काम कर चुका था। जब उन्होंने कहा कि ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, देखिए हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन कम से कम ये जो मुसलमानों के सामने हमको इतना दबा करके रखा गया है, तो उनको अब दबाया जा रहा है, ये ठीक हो रहा है। और दूसरा, ये जो आरक्षण है ये खत्म हो जाएगा तो हमारे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। अब सवाल ये है कि हमें उन लोगों को समझाना पड़ेगा कि किसने आपको दबाया, कौन आपको दबा रहा है। ये तो सही इतिहास समझाने के बाद ही उनको समझाया जा सकता है। उनका अपना शोषण कौन कर रहा है, इसका भी एहसास हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करके उनके बीच में पैदा करना होगा फिर से। और तीसरी बात कि ये जो आरक्षण है, अगर वो खत्म भी हो जाएगा, जो कि खत्म होने वाला नहीं है पूरी तरह से, हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, तो नौकरी और भविष्य तो उनके बच्चों की सुरक्षित नहीं हो पाएगी। अभी भी आप देखिए कि ये नीट में ये जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें अभी पिछड़े जाति के लोगों के आरक्षण की बात को सरकार कह रही है, जिसका बहुत बड़ा प्रतिरोध सवर्ण जाति के लोग कर रहे हैं। लेकिन किसी ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि भाई ये जो सवर्ण जाति के लोग हैं, इनमें से एक भी ये नहीं बोल रहा है कि मेडिकल कॉलेज की संख्या क्यों नहीं आप बढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या आप क्यों नहीं बढ़ाते हैं, सरकारी क्षेत्र में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज और ज्यादा क्यों नहीं आप स्थापित करते हैं। अगर जितनी आरक्षित जगहें हैं वो खत्म भी हो जाएं, तो भी क्या सारे सवर्ण बच्चों को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो
जातीय नफरत है, ये जो सांप्रदायिक नफरत है, ये जो महिलाओं के खिलाफ नफरत है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि तमाम लोग वर्गीय पहचान से एक तरह से मुक्त हो जाएं, वर्गीय लड़ाई को लड़ना कम कर दें और अपने ऊपर होने वाले हमलों को भी न समझ पाए, क्योंकि वो जातीय वर्चस्व को लेकर के, वो सांप्रदायिक नफरत को लेकर के, महिलाओं के प्रति दुर्भावना को लेकर के इतना ज्यादा मतलब उनके अंदर ये बातें भरी हुई हैं, ये बातों की अहमियत इतनी ज्यादा है इनके लिए कि वो अपना हित भी इसमें भुलाने को तैयार हैं, अपने वर्गीय हित को भी इसमें भुलाने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है और मैं बार बार तमाम अपने कॉमरेड से कहती हूँ कि जब आप बात करें भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के बारे में, तो आप ये मत कहिए कि वो मुसलमान विरोधी हैं, वो मतलब दलित विरोधी तो हम कम कहते हैं, हम मुसलमान विरोधी ही ज्यादा कहते हैं। तो ये कहकर के आप एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, जो बहुत कड़वी सच्चाई है, ऐसा कहकर के हम आम लोगों को भाजपा के बारे में न समझा पाएंगे, न उनके खिलाफ कर पाएंगे, क्योंकि ये बात सही है कि सदियों का प्रचार, पिछले कई सालों का बहुत तेजी से होने वाला प्रचार, उसने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हमारे समाज में बहुत गहरा बना दिया है और बहुत बड़े पैमाने पर एक हमारे समाज का बड़ा हिस्सा अल्पसंख्यक विरोधी बन गया है। तो उसको अगर हम ये कहेंगे कि भाजपा भी अल्पसंख्यक विरोधी है तो उसको बुरा नहीं लगता है, उसको तो लगता है ये अच्छी बात है। ये आज की कड़वी सच्चाई है, लेकिन जो बड़ी सच्चाई है वो अगर हम बिल्कुल बताना ही भूल जाएंगे तो फिर हम कैसी क्रांति करना चाहते हैं। अगर हम अपने वर्ग को ही वर्गीय रूप से चेतन करने का काम नहीं करेंगे और उसके ऊपर जो इन विशेष समुदायों के साथ साथ और इनके ऊपर होने वाले हमलों की आड़ में तमाम वर्ग के ऊपर, यानी पूरी समाज जनता के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उनके बारे में सचेत नहीं करेंगे, उनके बारे में उनका दिमाग साफ नहीं करेंगे, तो फिर जो हम चाहते हैं कि इस तरह के विभाजनकारी नफरत और विभाजनकारी प्रचार को हम मतलब नेस्त नाबूद करके एक एकताबद्ध आंदोलन और एकताबद्ध संघर्ष को फिर से खड़ा करें, उसमें हम पूरी तरह से असफल रहेंगे, हम उसका निर्माण नहीं कर पाएंगे। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि अब तो बहुत देर हो गई, ये हो ही नहीं सकता है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आप किसान आंदोलन को देखें, कॉमरेड बादल भी शायद सुन रहे होंगे, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। किसान आंदोलन इस बात की मिसाल है कि जब लोग वर्गीय लड़ाई वास्तव में लड़ने की तैयारी करते हैं और बड़ी निष्ठा और कुर्बानी के साथ उसमें जुटते हैं और अपनी एकता को मजबूत करने में और बनाए रखने के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो फिर वो जातीय नफरत, सांप्रदायिक नफरत, लैंगिक नफरत के खिलाफ भी खड़े होते हैं, उसके खिलाफ भी उनके अंदर चेतना पैदा होती है और उनकी समझदारी बनती है कि इस तरह की नफरत भी हमारे आंदोलन और हमारे संघर्ष को कमजोर करती है। आज किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद उसके अंदर ये समझदारी निश्चित रूप से आई कि सरदारों के साथ और मुसलमानों के साथ हमारी एकता जरूरी है और इसको बनाना और बनाए रखना, इसकी जिम्मेदारी बहुसंख्यक समाज के किसानों की है और उन्होंने आगे बढ़कर के इस काम को किया और आज तक कर रहे हैं। इसके साथ साथ महिलाओं को जो इतनी बड़ी संख्या में इस आंदोलन को मजबूती दे रही हैं, आगे आकर के बैठी हैं, उनके प्रति भी किसानों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि उन्होंने उनको एक जगह दी है, उनको मंच भी कई बार सौंपा है, उनको भाषण देने का मौका दिया, आज आवाज उठा रहे हैं कि महिला भी किसान है, उसके अधिकारों को भी कानूनी रूप मिलना चाहिए। हर बॉर्डर पर
एक महिलाओं के लिए शिकायत समिति भी गठित कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी दफ्तरों में अभी तक इस तरह की कमेटियां पूरी तरह से नहीं बनी हैं, लेकिन ये कमेटियां बॉर्डरों पर बन गई हैं और एक अलग तरीके से महिलाओं को देखने का काम किसानों के बीच में हम लोग देख रहे हैं। इसको बनाए रखना हमारा और आपका काम है। अभी आपने देखा जब महिलाएं ट्रैक्टर चला करके आई तो जो हमारे हरियाणा की महिलाएं हैं उनकी तो शक्ल कभी नहीं देखने को मिलती थी, उनका तो इतना लंबा घूंघट होता है, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के लिए उनको घूंघट ऊपर करना पड़ा तभी ट्रैक्टर चला सकी। तो किसी ने इस पर आपत्ति भी नहीं की कि ये महिलाएं आखिर घूंघट क्यों पीछे कर रही हैं, ये क्या बच्चलन हो गई हैं, क्या हो गई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जब एक बड़ा आंदोलन होता है तो उस आंदोलन की सफलता के लिए, उस आंदोलन की मजबूती के लिए इस तरह की एकता, वर्गीय एकता जरूरी है। इन विभिन्न तरह की नफरतों का परहेज करना जरूरी है और इनके खिलाफ खुल करके लड़ना भी जरूरी है। आज हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार तो अपने काम में जुटी हुई है। उसने राजस्थान में एक हिंदू महापंचायत की, उसने यहाँ पर हरियाणा में मेवात में और गुड़गांव में, पानीपत में, पटौदी में 2 हिंदू महापंचायतें की और उनकी कोशिश थी कि वो जो खेतिहर जातियां हैं, किसान जातियां हैं, उनमें से कुछ लोगों को तोड़ करके अपनी महापंचायतों में उनको जोड़ें और संघ परिवार की तरफ ले जाएं। तो किसान आंदोलन ने इस बात को समझा और पहचाना और उन्होंने इसके खिलाफ खुद महापंचायत की। तो इसलिए नहीं कि केवल मुसलमानों पर ये लोग हमला कर रहे हैं, उन्होंने सही बात कही कि सांप्रदायिकता के आधार पर वो हमारा आंदोलन तोड़ना चाहते हैं, हमारे ही भाइयों को हमसे अलग करना चाहते हैं। इस आंदोलन को बचाने के लिए उनके इन सांप्रदायिक प्रयासों का हम विरोध करेंगे और हमें बड़ी खुशी है, हमको गर्व है कि हमारी जो हरियाणा की पार्टी, हमारे जो साथी हैं, हमारी जो महिला समिति है, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ किसान महापंचायत जो मेवात में हुई, उसके पहले मेवात में एक भाईचारा सम्मेलन रखा, कई लोगों को उसमें जोड़ा, 600-700 लोग उसमें आए, जबकि पूरी सरकारी मशीनरी उसके खिलाफ थी। गांव-गांव में आरएसएस वाले उसके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, लेकिन वो सब लोग जुटे और वो पहली जो है सौहार्द बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए पंचायत हुई, जिसमें हमारे साथियों ने आगे बढ़कर के पहल की और अब 25 जुलाई को पतौदी में भी एक भाईचारा सम्मेलन होने जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि कॉमरेड सिर्फ प्रस्ताव पारित करके काम नहीं चलेगा, हमको ये एकता बनाने के लिए अब कुछ ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, केवल सांप्रदायिकता विरोधी अभियान मत चलाइए, ये अभियान उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये भाईचारा पुनर्स्थापित करने का अभियान है जो वर्गीय एकता को मजबूती देगा और एक वर्गीय पहचान एक बार फिर समस्त मजदूर वर्ग के ऊपर तारी करने का, उसके अंदर उतारने का काम करेगा। तो ये जो नफरत की राजनीति है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमको अपनी वर्गीय राजनीति को बहुत समझ-बूझ करके लागू करने की जरूरत है। इन नई परिस्थितियों की थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करते, एक यांत्रिक तरीके से नहीं, बल्कि इसका अध्ययन करके हमको इसका विरोध करना है, अगर हम अपने आंदोलन को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। अगर आपके सवाल हैं तो आप बाद में भेज दीजिएगा अपने फेसबुक पेज पर और फिर हम लोग बातचीत करके कोशिश करेंगे कि उन सवालों का भी हम लोग कुछ जवाब दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जिन साथियों के भी सवाल है उनसे विशेष निवेदन है कि ये जो इसका नोटिफिकेशन है उसमें लिखें, ताकि उनके सवालों का भी जवाब देंगे। तो सभी साथियों को धन्यवाद। कॉमरेड आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया।